राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद पश्चिम बंगाल की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपने अभियान तेज कर दिए। चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन की कीमतों में 90 पैसे की ताजा बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस जारी किया। तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन ने कहा कि पार्टी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हुए मतदान के नुकसान और अंतर का विश्लेषण करके कथित मत चोरी की तथ्य जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक बदलाव के बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। सुबह दिल्ली वासियों के लिए बेहद गर्म रही और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत और वियतनाम के बीच लगातार गहरे होते रणनीतिक संबंधों के बीच एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेयर स्टोरे ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे की साझेदारी केवल संभावनाओं तक सीमित नहीं बल्कि मजबूत विश्वास और सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया खाद्य ईंधन और उर्वरक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब भारत और नॉर्वे मिलकर समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि नॉर्वे की कई कंपनियां वाइब्रेंट गुजरात समेत भारत के निवेश सम्मेलनों में लगातार भाग ले रही हैं। उन्होंने अक्टूबर 2025 में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा को दोनों देशों के बीच प्रतिभा, तकनीक और आपसी विश्वास का विशेष समझौता बताया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और $100 अरब निवेश लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया। हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओज भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए। और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे।
सनातन धर्म मंदिर बड़ा मंदिर रमेश नगर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा सागर महोत्सव का सोमवार को श्रद्धा भक्ति और धार्मिक उत्साह के बीच भव्य समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर कथा श्रवण किया तथा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में अपनी आस्था अर्पित की। 18 मई को हुई सप्तम दिवस की कथा, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता मधुर जी महाराज द्वारा यदुवंश श्राप, निमि नवयोगेश्वर संवाद, परीक्षित मोक्ष और भागवत कथा महात्म्य का जिक्र किया गया तथा मानव जीवन में धर्म और सदाचार की आवश्यकता पर विशेष प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर कथा प्रवक्ता मधुर जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया और आगामी धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। इसके उपरांत 19 मई को प्रातः विशेष हवन पूजन एवं पूर्णाहुति का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना के साथ आहुति दी। DID न्यूज से वार्ता में मंदिर समिति पदाधिकारियों ने बताया कि 12 मई से प्रारंभ हुई इस धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा के विभिन्न प्रसंगों के साथ साथ भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों ने भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान की। मंदिर प्रबंधन समिति के महासचिव विजय शर्मा के नेतृत्व में विशेष रूप से कार्यक्रम के सफल आयोजन की सभी भक्तों ने तारीफ की। आयोजन के सफल संचालन में मुख्य यजमान, बाटला परिवार, मंदिर समिति, स्वयं सेवकों और स्थानीय श्रद्धालुओं का विशेष योगदान रहा। समापन अवसर पर श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम समाज में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का कार्य करते हैं। सुख मिले जिसे भगवान, दुख ही तो सारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं अपने भाई के लिए इससे अपनी प्रार्थना करूँगा, परमात्मा ऐसी शक्ति दे, इसने बहुत हिम्मत करके जो है ये ऐसी जगह के ऊपर बोलते हैं। परमात्मा जो है आपको शक्ति रखे। सब हमारे चौकी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे श्री मंदिर के, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। परमात्मा जो है आपकी इस टीम को जो है बधाई है, बहुत 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 बधाई है। 7 दिनों तक चले श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के समापन के साथ मंदिर परिसर भक्तिमय जयकारों, भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं की भावपूर्ण उपस्थिति से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने इसे एक यादगार और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक आयोजन बताया। दिल्ली NCR में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए DND सोहना 6 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को जाम और प्रदूषण से मुक्त बनाने की व्यापक योजना शुरू की गई थी। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य केवल सड़कें और फ्लाईओवर बनाना नहीं बल्कि लोगों को बेहतर मोबिलिटी और आसान जीवन देना है। गडकरी ने बताया कि नए एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, टनल और एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए दिल्ली NCR का ट्रांसपोर्ट मॉडल पूरी तरह बदला जा रहा है। इससे ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। 2015 में जब मोदी जी की सरकार आई तब दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का प्लान हमने बनाया था। उसमें केवल रोड्स और फ्लाईओवर्स को बनाने की योजना नहीं थी, पर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ मोबिलिटी का एक बड़ा विजन था। और उसी लक्ष्य में दिल्ली NCR में हमारा जो प्रवास है वो सुगम हो, तेज हो, सुरक्षित हो और पोल्यूशन फ्री हो और हैसल फ्री हो, यही हमारा उद्देश्य था। नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली NCR का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। अभी हम जा रहे थे तो मुझे हमारे सांसदों ने बताया कि जो रोड बनने के पहले कीमतें थी, जो
आज एकदम 4 गुना 5 गुना कीमतें बढ़ गई और यहाँ की विकास की गति काफ़ी तेज हुई और नए नए रोजगार के अवसर यहाँ निर्माण हुए। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में वर्ल्ड क्लास ग्रीन, सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा। टोटल हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें रोज नए नए काम ऐड भी हो रहे हैं। करीब ये 1,60,000 करोड़ रुपए की अभी तक योजना है। इसका एंड नहीं है, ये और बढ़ सकती है। जैसे जैसे मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम दिल्ली के ट्रैफिक का अध्ययन करके आपके नज़रों में ऐसा आता है वहाँ वो काम सुझाइए, हम उसको निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। करीब 1,850 किलोमीटर 87,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं। करीब 225 किलोमीटर 13,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और करीब 34,500 करोड़ रुपए के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और करीब 25 से 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के डीपीआर बनाने के लिए अब आदेश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य कंजेशन में रिडक्शन हो, पोल्यूशन खत्म हो, फ्यूल सेविंग हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कम आए और फास्टर रीजनल मोबिलिटी हो, ये मुख्य उद्देश्य है। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। मैं दिल्ली की 3 करोड़ जनता की ओर से हमारे बहुत ही प्रिय, लोकप्रिय माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब का और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस दिल्ली में प्राण फूंकने का काम यदि किया है तो केंद्र की हमारी सरकार ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने। जिस तरीके से दिल्ली लगातार ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन ऐसी समस्याओं से जूझ रही थी, अगर ये सभी एक्सप्रेसवेज हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी इस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने नहीं बनाए होते तो आज उसके बिना हम दिल्ली की संभावना करना भी मुश्किल था। इस 12 साल के कार्यकाल में मुझे खुशी है कि 1,31,000 करोड़ की परियोजनाएं केवल मात्र दिल्ली एनसीआर को आपने दी है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चाहे वो दिल्ली को डीकंजस्ट करने की विषय हो, चाहे हमारे जितने एक्सप्रेसवे आपने बनाए ईस्टर्न वेस्टर्न, चाहे UER-2 हो जो एक बहुत बड़ी लागत से यहाँ बना, आपने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली के लिए दिया, दिल्ली देहरादून रोड जो पीछे आपने जनता को समर्पित की, और इसी तरीके से आज उसी श्रृंखला में एक बड़ा रूट तय किया आपने, दिल्ली मुंबई का ये जो एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है जिसको आज हमने साक्षात उसका एक्सपीरियंस लिया। ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है। दिल्ली में जितना ट्रैफिक कंजेशन रहता था आज उसे रास्ता मिल पाएगा और बड़े बड़े शहरों से दिल्ली की कनेक्टिविटी संभव हो पा रही है। बिहार के वैशाली जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग गांव में राज्य सरकार के सहयोग शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से पूरे बिहार में सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से पूरे बिहार में सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि 11 तारीख को सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं के समाधान का रास्ता तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्ध बिहार के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में यह निर्देश भी दिए गए कि सभी आवेदनों का निस्तारण 30 दिनों के भीतर किया जाए। तय समय में कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आज साथियों, सहयोग शिविर का एक तरह से पूरे प्रदेश में आज से शुरुआत किया जा रहा है। 11 तारीख को मैंने
सहयोग पोर्टल और एक नंबर जारी किया था, जिसके माध्यम से 1100 11 और 00 इसके माध्यम से सीधे लोग जो जनता की समस्या है, जिससे लोग परेशान होते थे, गांव में रहकर लोगों को कष्ट होता था, शहर में भी रहने वाले लोगों को दिक्कत होती थी, इसके पूरे समाधान का रास्ता ये सहयोग है, जो हम सहयोग सरकार आपके साथ सहयोग करना चाहता है साथियों। और सरकार की मानसिकता स्पष्ट है कि हम गांव में रहने वाले लोगों को बिहार की समृद्धि के लिए, भारत विकसित हो, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित करना चाहते हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं साथियों, और इसका रास्ता खुलेगा। अब तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि आप आज जो आवेदन देंगे, आज से ठीक 31वां दिन, पहले 10 दिन जो आवेदन आपका प्राप्त होगा, उसके 10 दिन के अंदर हमारे कार्यालय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी को। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा, उसको दूसरी बार मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाएगा। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया है, 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा, और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। योगी सरकार के मिशन रोजगार अभियान के तहत 21 विभागों में विभिन्न पदों पर चयनित 932 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को यह नियुक्तियां दी गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि शासन भी कर्मचारियों से सेवाकाल में ईमानदारी, पारदर्शिता और शुचितापूर्ण कार्यशैली की अपेक्षा करता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को मेहनत और अनुशासन का महत्व बताते हुए कहा कि शुरुआती वर्षों की मेहनत पूरे सेवा काल की मजबूत नींव तैयार करती है और ईमानदार परिश्रम ही सफलता का आधार बनता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में नवचयनित विभिन्न विभागों के अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च में जो परिणाम घोषित हुए हैं, 21 विभागों के 932 पदों पर चयन की पारदर्शी व्यवस्था के उपरांत आज आप सबको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है।
मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए अलग अलग विभागों के आप सभी अधिकारियों के चयन के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बनने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिसने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न किया है। इस शासन की व्यवस्था का और शासन की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए शासन की मंशा क्या है, हमारे भर्ती आयोग और बोर्ड की कार्य पद्धति उसका उदाहरण बनता है। हम ये कभी अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता कि अगर भर्ती की प्रक्रिया ही पारदर्शी न हो और शुचितापूर्ण न हो तो जिन लोगों का चयन होगा उन लोगों से ईमानदारी के साथ परिणाम देने, प्रदेश की गति को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान वे कर पाएंगे, यह अपने आप में एक दिवा स्वप्न ही होगा। गति को प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। और जितनी मेहनत नियुक्ति पत्र के बाद, ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब आप अपने फील्ड में जाएंगे, पहले 10 वर्ष में जो मेहनत आप कर लेंगे, जितनी मेहनत कर पाएंगे, याद करना वह आपके आगे के पूरे 30-35 वर्षों के सेवा काल को भी और सेवा काल के बाद के कार्यकाल के लिए भी वह एक पुख्ता नींव होगी, मजबूत नींव होगी। याद रखना, परिश्रम व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। आपका परिश्रम एक ईमानदार व्यवस्था के साथ जुड़ता है तो परिणाम आता है, जो परिणाम आज नियुक्ति पत्र के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। और यही परिणाम आगे भी आपके परिश्रम का आधार बनेगा, तो वह परिणाम आपको जीवन भर एक सुखद अनुभूति का एहसास कराएगा। इसी प्रकार की सुखद अनुभूति, और उस सुखद अनुभूति के लिए आप सभी का मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कार्य करना एक गौरव की बात होनी चाहिए। एक 932 अलग अलग विभागों के लिए अधिकारियों का चयन, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं इस पूरी सफलता के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में पूरी तत्परता के साथ अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित ग्राम विकास संवाद कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने चुनाव में मिले समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है, जिससे तेल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से विदेश यात्रा और सोना खरीदने से बचने की अपील कर रहे हैं, जबकि खुद लगातार विदेश दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि देश के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, जिसका असर आम जनता, युवाओं, मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाला समय देश के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपने बारात घर की मांग की थी तो हमने वो मांग पूरी कर दी। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि चुनाव में आपने पूरा समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को,
और ज्यादा से ज्यादा वोट हमें आपने दिए, तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं आपको देश में जो हो रहा है उसके बारे में बता देता हूं। हमारी योजना थी भोजन का अधिकार योजना, मगर अब बीजेपी देती है। अब हुआ क्या, ईरान में युद्ध शुरू हुआ, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, और ईरान ने अमेरिका के साथ लड़ाई करते हुए ईरान ने हॉर्मूज एक जगह है जहां से दुनिया का तेल निकलता है, उसने हॉर्मूज पर कब्जा कर दिया और कह दिया कि भैया हम तो नहीं छोड़ते। अब तेजी से पूरी दुनिया में तेल की कमी, खाद की कमी, डीजल की कमी अब शुरू हो रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए, और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। दुख की बात क्या है कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। और चोट किसको लगेगी? चोट लगेगी हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के मजदूर को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो रोजगार देती है, उनको। अब हम कह रहे हैं, महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी। और वो कहते हैं राहुल गांधी को कोई समझ नहीं, और हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए, उनको कुछ लेना देना नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और हम हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो देश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। और वो जाके नॉर्वे चले जाते हैं। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश को बदलना है तो यह बात आपको समझनी होगी। देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा, देश की महिलाएं, अब यह आपके हाथ में है। और जब तक आप ये सरकार नहीं बदलोगे तब तक महंगाई बढ़ती जाएगी, मनरेगा जैसी योजनाएं खत्म होती जाएंगी। हम आपके साथ खड़े हैं, जहां भी आप चाहते हो मुझे बुला लो, मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं जनता के साथ दिखता हूं, और मैं जनता से प्यार करता हूं। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाह रहा था। आपने हमारा समर्थन दिया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने बारात घर मांगा था, बारात घर हमने आपको दे दिया, बड़ी खुशी की बात है। अगली बार यहां पे शादी होगी तो मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। और हमारा प्यार का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, परिवार का, प्रियंका का, मेरा, मेरी माताजी का, पिता का, दादी का, यह बहुत गहरा रिश्ता है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।